वेलकम बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आप लोग का स्वागत है रघु फिजिक्स क्लासेस में। आप लोग जो देख रहे हैं वह वीडियो बेहतर होता अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखते। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पर। जैसे फ्लक्स पढ़े थे, फ्लक्स कितने प्रकार का होता है, बट हम इसमें देखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका हिंदी जब कहिएगा तो इलेक्ट्रिक का हिंदी हो जाएगा वैद्युत, फ्लक्स का हिंदी हो जाएगा फ्लक्स। इसको डिनोट किन चीज से किए थे? फाई से। वैद्युत फ्लक्स बोले थे। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट किए थे। फाई इक्वल टू आया कितना आता था? ये कॉस थीटा। फाई इक्वल टू कितना आया था? ये कॉस थीटा। फाई से क्या था? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं। इसे यानी विद्युत क्षेत्र। ए से कौन सी बोले थे? तो एरिया। और थीटा क्या था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच का एंगल लिए थे। तो यह हो गया कब? जब ई बराबर कांस्टेंट हो तब। ई इक्वल टू नहीं कांस्टेंट होगा तो हम लोग निकाले थे फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अभी दोनों को डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे फाई इक्वल टू, जब चर्चा करेंगे तब फाई इक्वल टू इसको इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, का कि कॉस थीटा है तो इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो इतना लिख सकते हैं। यह फार्मूला कब लगेगा? जब ई इक्वल टू नॉट कांस्टेंट होगा। और यह फार्मूला कब लगेगा? जब ई बराबर कांस्टेंट होगा। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट ए। या पीछे वाले वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग को जो देखना है इससे रिलेटेड कुछ एडवांस क्वेश्चन देख रहे हैं। एडवांस क्वेश्चन में जैसे इससे रिलेटेड या क्वेश्चन देखेंगे, इस फॉर्मूला से रिलेटेड या क्वेश्चन देखेंगे। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को डील करते हैं। आप लोग अगर इससे पहले वाले फ्लक्स वाले वीडियो नहीं देखे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देखें ताकि आपको सीरियली समझ में आ जाएगा। क्या है कि कोई भी काम अगर सीरियली करते हैं तो अच्छा ढंग से होता है और काम करने में भी मन लगता है। अब हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्ले लिस्ट का लिंक डाल दिए हैं, वहां से देख सकते हैं आप। आइए चर्चा करते थोड़ा प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम नंबर 1, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान, यूनिफॉर्म के मतलब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र इनके मतलब में एक क्लोज्ड सरफेस बॉडी यानी बंद सतह वस्तु इज प्लेस्ड रखा गया है। फाइंड के मतलब निकाले टोटल फ्लक्स पासेज थ्रू द बॉडी, यानी वस्तु से निकलने वाला, पास होने वाला टोटल फ्लक्स को हम लोग को फाइंड आउट करना है, निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्या अर्थ है उसको एक बार समझ ले। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में एक क्लोज सरफेस बॉडी। अब क्लोज सरफेस बॉडी क्या होगा सर? ये तो मन में क्वेश्चन उठता है। तो क्लोज बॉडी सरफेस कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स की बॉर्डर हो गया तो बॉक्सा है, उसको डाल सकते हैं। फुटबॉल है, देखिएगा वो पूरा क्लोज है। या स्फीयर है उसको भी डालिएगा तो ऐसा हो जाएगा। यानी कोई भी बंद सतह हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बोतल है, ढक्कन लगा हुआ तो वो भी एक बंद सतह हो गया। जैसे कि सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, अगर उसको भी डाला जाए तो वो भी क्या होगा? एक बंद सतह होगा। यहाँ पर दो चीज सोचने वाला है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया है और क्लोज सरफेस है। अब क्लोज सरफेस कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही चीज होगा। तो हम लोग को इस क्वेश्चन पर डील करना है। तो मान लेते हैं क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस लेते हैं, सोल्यूशन करेंगे। क्लोज सरफेस एक बेलन ही ले लेते हैं। बेलन ले लेंगे तो एग्जाम्पल लेंगे और उस पर सोल्व करेंगे तो हम लोग इसको आराम से समझ सकते हैं। सपोज दैट यह बेलन है। बेलन जैसे कि यहाँ पर बेलन है, यह मोटा इतना मोटा होता तो ऐसे ले सकते थे। तो यह मोटा होता तो इसका यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बनता, इस फेस पर भी क्रॉस सेक्शन बनता है। तो अब आगे आता है कि एरिया वेक्टर, इस बंद सतह का एरिया वेक्टर किधर है तो किस डायरेक्शन में है। तो यह बंद सतह होता, अगर मान लेते यह बेलन होता तो इसमें बेसिकली 3 सरफेस आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, एक कर्व सरफेस के मतलब वक्र सतह, यह वक्र सतह हो गया। यह राइट साइड का फेस हो गया। जैसे यहाँ का फेस मान लीजिए राइट साइड का हो गया तो इस फेस को क्या बोल सकते? लेफ्ट साइड का। तो एक फेस ई हुआ, एक फेस ए हुआ
और एक फेस यह कर्व हुआ। टोटल कितने सरफेस हो गया? 3। इस क्लोज बॉडी में, क्लोज बॉडी कैसा माने? तो सिलेंडर। आइए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर डालते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए यहाँ पर एक सिलेंडर डालना है तो एक सिलेंडर डाल दिए। कोई डाउट? नो सर, नहीं होना चाहिए। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो फिक्स है कि यूनिफॉर्म है, तो जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगा वहाँ उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर, उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर, उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर, यानी सब जगह, सभी जगह क्या होगा? इस पूरा स्पेस मान लिया जाए, पूरा स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक समान है। चलिए अब इसका एरिया वेक्टर, तो इस फेस का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में था? सर इस फेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, तो ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर डीए। इस जगह का एरिया वेक्टर क्या होगा? तो सर इस जगह का एरिया वेक्टर इधर होगा, क्या कि एरिया वेक्टर हमेशा सतह के परपेंडिकुलर होता है। अगर नहीं समझते तो आइए फिर से समझा देते। जैसे कोई पूछ दे इस बोर्ड का, सर इस बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा? तो इस सतह के परपेंडिकुलर। सपोज दैट कोई पूछ देगा इस धरती का एरिया वेक्टर क्या, यहाँ पर ऐसे होगा। यहाँ का पूछ दे एरिया वेक्टर किधर होगा? तो ऊपर की ओर होगा। यहाँ का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन, यानी सतह पर हमेशा कितना डिग्री कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो इस फेस पर देखिए, गौर से देखिए, इस फेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस फेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो चलिए इसको भी डीए ले लेते हैं। अब रह गया क्या? तो एक बाकी सरफेस, वह है कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? इस जगह इस डायरेक्शन में, इस जगह इस डायरेक्शन में, इस जगह इस डायरेक्शन में, यानी सभी जगह देखा जाए तो एक कर्व सरफेस है, इसका दिशा हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तब मान लेते हैं यहाँ पर एरिया है, वह डीए है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। आइए फ्लक्स निकालना है हम लोग को। फ्लक्स निकालना है इस वस्तु से, इस वस्तु से कितना पास करता है, इस क्लोज सरफेस से कितना पास करता है। तो तीनों सतह का निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, तो हम लोग को कैलकुलेट हो जाना चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं फाई इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता था? फाई इक्वल टू ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, जहां पर फाई से फ्लक्स होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ए से एरिया वेक्टर होता है, और थीटा दोनों के बीच का एंगल होता है। सबसे पहले इस सरफेस का मान ले, इस सरफेस का मान ले, और इस सरफेस का मान ले। तो इसमें 3 सतह है, तो इसको अगर यहाँ का फ्लक्स फाई 1 मान ले, यहाँ का फ्लक्स फाई 2 मान ले, और यहाँ का फ्लक्स फाई 3 मान ले, तब तीनों निकाल सकते हैं पार्ट बाई पार्ट कैलकुलेट करके, उसके बाद सम अप कर देंगे। सबसे पहले फाई 1 निकालते हैं, तब फाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फार्मूला में डालेंगे फाई 1, इसके कारण माने हैं, तब फाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इस फार्मूला में डालेंगे तो ये कॉस थीटा। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर यह है, तो यहाँ भी ई होगा, तो ई। एरिया, एरिया यहाँ का क्या दिया हुआ था? सर डीए, तो डीए इंटू कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर लेफ्ट डायरेक्शन में है, दोनों के बीच कितना डिग्री को एंगल बनना चाहिए? तो दोनों अपोजिट में था सर 180 डिग्री बनना चाहिए। नहीं समझते तो फिर से समझा देते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ई, और यहाँ पर देखा जाए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? तो लेफ्ट वार्ड है इधर। आप सोचेगा यह स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पर कॉस 180 डिग्री ले। कॉस 180 कितना होता है? तो आप लोग को वैल्यू याद होगा, कॉस 0 वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, और कॉस 180 -1 होता है। सो यहाँ पर फाई 1 इक्वल टू क्या लिख सकते थे? ई डी ए कॉस 180 डिग्री -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसको डिलीट कर देंगे, इस माइनस को हटा के -1 से गुना करेंगे। तो अब फाई 2 निकालेंगे, तो फाई 2 किस सरफेस के कारण माने हैं? तो राइट साइड में उस सरफेस के कारण मान चुके हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस फार्मूला में डालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई। एरिया वेक्टर कितना है? तो डीए, तो डीए कॉस कितना डिग्री? तो दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों देखिएगा राइट डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी राइट डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 0। और कॉस 0 वैल्यू कितना होता है? तो सर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा। सो हम लोग फाई 2 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? ई डी ए। कॉस 0 1 लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं होगा, मान लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इसमें छिप गया। चलिए अब बात करते हैं फाई 3 का। फाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो फाई 3 निकालना हम लोग को। फाई 3 निकालने के लिए हम लोग किस सरफेस पर काम कर रहे थे? तो कर्व सरफेस पर, कर्व सरफेस पर काम करेंगे। तो ये मार्कर देखिए, थोड़ा एग्जाम्पल को समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करें। यह कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है,
यहाँ का एरिया वेक्टर ऊपर होगा, नीचे का एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा, इस साइड का डायरेक्ट एरिया वेक्टर इस साइड की ओर होगा, इस साइड का एरिया वेक्टर इस साइड होगा। यानी हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 आएगा, cos 90 आएगा तो यह टर्म 0 हो जाना चाहिए। देखते हैं, ऐसे करके दिखा देते हैं। φ3 इक्वल टू इस सरफेस का निकाल रहे हैं तो यहाँ का एरिया वेक्टर, इस एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ई का वैल्यू ई है, का यूनिफॉर्म है। एरिया वेक्टर डीएम मान लेते हैं। अब कॉस, तो दोनों के बीच कितना डिग्री कोण है, तो कॉस कितना डिग्री लिख सकते हैं, 90 डिग्री। कॉस 90 वैल्यू कितना होता है, 0। सो हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए और कॉस 90 0, और 0 से समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे तब φ3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब हम लोग को निकालना है टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स हम लोग बोल सकते हैं कि φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब देख लेते हैं इसका वैल्यू डाल के, तब φ इक्वल टू φ1 का वैल्यू कितना आया, माइनस ई डी ए, प्लस φ2 का वैल्यू कितना आ गया, φ2 का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, तब φ2 का वैल्यू जो है वह है ई डी ए, प्लस φ3 का वैल्यू कितना आ गया, तब φ3 बराबर 0 है। इसको जोड़िएगा तो देखिए जितना निगेटिव टर्म है उतना ही पॉजिटिव टर्म है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, या सम अप कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो φ इक्वल टू हम लोग 0 ले सकते हैं। डैट इज, हम लोग देखिए कि जब क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स 0 होता है। अब कहिएगा सर ये बेलन में हुआ और चीज में नहीं होगा, नहीं, सब जगह होगा। यानी कोई भी क्लोज बंद सत्ता कोई भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं को कि सिर्फ यह सिलेंडर है तो इसमें हो गया, कोई अगर फुटबॉल आ जाए तो नहीं हो पाएगा, स्पेयर आ जाए तो नहीं होगा, सर क्यूबॉइड आ जाए तो नहीं होगा, या कोई इरेगुलर शेप का, जैसे आम का शेप देखिए इरेगुलर टाइप से होता है, उसमें कहिएगा इरेगुलर करने का मतलब अनियमित टाइप से होता है। अगर इसमें कहिए कि नहीं सर इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं, वहां भी होगा, क्योंकि वहां पर भी सब समअप कीजिएगा तो वहां भी टोटल फ्लक्स 0 हो ही जाएगा। जितना यह इसमें 0 होने का मुख्य कारण क्या है, तो सर जितना फ्लक्स इसमें घुस रहा था उतना ही फ्लक्स क्या हो गया, बाहर निकल गया। यानी टोटल फ्लक्स जो देखा गया, या यहाँ पर फाई टोटल जो निकाले हैं, फाई टोटल वह कितना आ गया, 0। तीनों जोड़े हैं फाई टोटल में तो आ गया कितना, 0। अब फाई टोटल 0 आ गया, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि टोटल इनकमिंग फ्लक्स बराबर टोटल आउट गोइंग फ्लक्स, क्या कि जितना इसमें घुसा है उतना ही इधर निकल गया, इसी कारण से इसका टोटल फ्लक्स क्या हो गया है, 0। इस प्रकार से एक सेंस याद ही कर लीजिए, एक मेमोराइज ही कर लीजिए कि कोई भी क्लोज सरफेस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। इस प्रकार से नोट करके एक बात ध्यान रखिएगा, नोट करके इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड एरिया बॉडी इज 0। क्या बोले, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुल विद्युत क्षेत्र थ्रू क्लोज एरिया बॉडी यानी बंद क्षेत्रफल वस्तु से कितना होता है, 0 होता है। इसका कॉज कारण क्या है भैया, ऐसा होता क्यों है, अब तो ये बात आ गया दिमाग में आना चाहिए कि सर ऐसा होता क्यों है। तो कॉज के मतलब कारण देख रहे हैं हम लोग, क्यों, क्या कि जितना देख रहे थे कि फ्लक्स इधर जा रहा था, जितना यहाँ पर नेगेटिव आया था उतना ही पॉजिटिव हो गया। इट मींस हम बोल सकते हैं टोटल इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल आउट गोइंग फ्लक्स, यानी जितना अंदर घुसा फ्लक्स उतना ही बाहर हो गया, इस कारण से टोटल फ्लक्स क्या हो गया, 0। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्या कि यह कोई ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा टफ ई क्वेश्चन ले सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। बेसिकली अब कुछ प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग सोल्व कर चुके हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है तो उसका टोटल फ्लक्स कितना होता है, 0। एक बात और समझने लायक है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म हो
तब क्या होगा, टोटल फ्लक्स जीरो होगा? नहीं, तब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म हो, क्लोज सरफेस हो, तभी जाके फ्लक्स जीरो होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, यानी एक समान ना हो, तो उस केस में फ्लक्स जीरो नहीं होगा, उस समय कुछ न कुछ फ्लक्स बच ही जाएगा। अब प्रॉब्लम नंबर 2, आइए इसमें देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है? ए सर्कुलर प्लेट है, जैसे मान लीजिए थाली है या कोई चीज का बड़ा प्लेट टाइप का ले ले, सर्कुलर लिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर यह एक शेप है, जैसे पाव रोटी हो गया या आलू चिप्स हो गया, उसका साइज अगर गोलाकार हो, और या थाली मान ले, थाली भी प्लेट है वह एकदम सीट टाइप का हो, उस वैसा मान लेते हैं। क्या कहता है? ए सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? आर। चलिए, कोई डाउट? इज केप्ट के मतलब रखना, केप्ट के मतलब रखना यानी रखा गया है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। दैट इज ए सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर है, उसको रखा गया है, केप्ट किया गया है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में रखा गया है। जैसे मान लीजिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ऐसे करके रख देंगे, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेट रख दिए। परपेंडिकुलर रखे कि नहीं रखे? मान लीजिए अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर क्यों रहता, प्लेट ऐसे रख देते तो उसके कितना डिग्री कोण बनता? तो परपेंडिकुलर, वही बात बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर करने का मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज यानी वैद्युत क्षेत्र बदलता है, वैरीज का मतलब बदलता है, चेंज करता है रेडियली यानी रेडियस के अकॉर्डिंग, रेडियस जो जो बढ़ता है तो वैल्यू चेंज करता है अकॉर्डिंग टू ई इक्वल टू ई नॉट आर, यानी ई इक्वल टू ई नॉट आर। यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट नहीं मानिएगा, इप्सिलॉन नॉट का सिंबल ऐसा होता है, इसलिए इसको ई नॉट पढ़िएगा, ई इक्वल टू ई नॉट आर। देन करने का मतलब तो फाइंड का मतलब निकाले फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स निकालना है थ्रू द सर्कुलर प्लेट, यानी सर्कुलर प्लेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, यह रेडियली चेंज कर रहा है, जो जो चारों ओर जा रहा है उसका वैल्यू चेंज कर रहा है। वह इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो ई इक्वल टू ई नॉट आर, यानी आर का वैल्यू बदलेगा तो सर ई का वैल्यू भी बदल जाएगा। डेट इज वैरीज कर रहा है, चेंज कर रहा है, बदल रहा है, इट मींस फिक्स नहीं है। इस प्रकार से ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमको इसका रेडियस दिया हुआ है आर और इसका निकालना है फ्लक्स। एक बार फिर रिवीजन कर ले इस क्वेश्चन का। प्रॉब्लम नंबर 2, ए सर्कुलर प्लेट, यानी सर्कुलर प्लेट का मतलब वृत्ताकार प्लेट है, ऑफ रेडियस आर, जिसका त्रिज्या दिया हुआ आर, इज केप्ट के मतलब रखा गया है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेयर करने का मतलब जहां हम लोग को कौन चीज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज बढ़ते देखना है रेडियली अकॉर्डिंग टू इक्वल टू ई नॉट आर। देन करने का मतलब तो फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालना है थ्रू द सर्कुलर प्लेट। ऐसे इस क्वेश्चन को हिंदी में एक बार बोल दें कि एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। मान लेते हैं किसी स्पेस पर एक प्लेट रखा गया है, प्लेट का रेडियस क्या है? आर है, प्लेट को परपेंडिकुलर रखा गया है विद्युत क्षेत्र से, और विद्युत क्षेत्र का वहां पर मैग्नीट्यूड जो है वह वैरीज कर रहा है, वह इस इक्वेशन से ई इक्वल टू ई नॉट आर से चेंज कर रहा है। तो उस प्लेट से कितना फ्लक्स गुजरेगा, यानी कितना फ्लक्स पार होगा, कितना पासेस करेगा, उस फ्लक्स को काउंट कर लेना है यानी निकाल लेना है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर यह फर्स्ट काम हम लोग का बनता है कि यहाँ पर ई इक्वल टू जो दिया हुआ है वह कितना दिया आता है, ई नॉट आर सोल्यूशन कर रहे हैं इसी क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2 को। फिगर ड्रॉ करते थे, फिगर लेते हैं। चलिए, यह सर्कुलर प्लेट है, इसका रेडियस समथिंग होना चाहिए, तो आर, रेडियस कितना है? आर, रेडियस कितना है? आर, कैपिटल आर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या बोलता है? इस सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं फिगर, ताकि हम लोग को समझने में ज़्यादा सुविधा हो। चलिए, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? आर। यह रेडियस कैपिटल आर है। सपोज डेट हमको फ्लक्स निकालना है, तो हम लोग पहले अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। तो हम लोग को डी ए का जरूरत पड़ेगा, ई का वैल्यू तक खैर इस फॉर्म में दिया हुआ है, और डी ए का मतलब एरिया, छोटा एरिया
एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया को हिंदी में बोलते हैं अवयव क्षेत्रफल, निकालना होगा। तो सपोज दैट इसमें एक अवयव रिबन टाइप का मान लेते हैं, स्ट्रिप टाइप का मान लेते हैं। इस स्ट्रिप का कुछ न कुछ थिकनेस होगा, थिकनेस का मतलब मोटाई, इसका कुछ न कुछ रेडियस होगा, तो इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर है इसका रेडियस, और इसका थिकनेस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो मोटाई है, यहाँ से यहाँ तक का जो मोटाई है वो मान लेते हैं डी आर। अगर इस रिबन को काट कर फैलाया जाए, जैसे सर्कुलर रिबन है, इतना बड़ा कपड़ा है, अगर काट लिया जाए, इसको फैलाया जाए, तो कुछ इस प्रकार से फिगर आएगा। यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से फिगर आएगा। तो इसका लंबाई कितना होगा, तब कोर्स आप जानते हैं कि इसका लंबाई जो होगा यह वृत्त का परिधि है, वृत्त का परिधि है, दैट इज सरकमफ्रेंस है। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। चलिए इसके बाद इसका थिकनेस कितना है, तो इसका चौड़ाई कितना है, तो इसका चौड़ाई है डी आर, चौड़ाई कितना है डी आर। तो इसका एरिया निकालेंगे, तो छोटे वाला जो रिबन है, या रिबन जो काट के निकाले एलिमेंटल, उसका एरिया हो जाएगा तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा डी आर। चलिए अब डी ए का वैल्यू निकल गया, थीटा मालूम हो ही जाएगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस जगह। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको अब थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि हम लोग को समझने में दिक्कत ना हो, स्पेस ज़्यादा हो तो ज़्यादा जगह पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंस फाई इक्वल टू क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। आइए वैल्यू डाले, ई इंटीग्रेशन ई का वैल्यू कितना है, तो सर ई का वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो ई नॉट इंटू आर, डी ए का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए कितना, तो सर इस डी ए का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, वो किए हैं 2 पाई आर इंटू डी आर कॉस थीटा। तब देखिए एरिया वेक्टर किधर था, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर था, ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। आइए एक बार क्वेश्चन को पीछे करके हम लोग देख लेते हैं कि एक सर्कुलर प्लेट, एक एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर रखा गया सर्कुलर प्लेट का, तो सर्कुलर प्लेट परपेंडिकुलर रखा, डेट इज ऐसे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर या प्लेट का क्या होगा, तो प्लेट के परपेंडिकुलर था, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, इसीलिए हम लोग cos 0 ले सकते हैं। cos 0 वैल्यू कितना आ जाएगा 1। उसके बाद कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर, तो देखिए 2 पाई इंटीग्रेशन में हम लोग जानते हैं कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर, तो 2 पाई बाहर चलाएगा, ई नॉट बाहर चलाएगा, तो 2 पाई ई नॉट बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, तो आर इंटू आर, यह आर बचा हुआ है, यह आर बचा हुआ था, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। और cos 0 वैल्यू कितना हो जाएगा 1, cos 0 वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसलिए उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर एक ई भी बचा हुआ है डी आर, तो डी आर के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिजिक्स में जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट की चर्चा करना पड़ता है, तो यहाँ पर लिमिट देखिएगा डी आर के रिस्पेक्ट में आर का करना है, तो आर का लिमिट होना चाहिए। तो आर कहाँ से कहाँ तक मान सकते थे, तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक मान सकते थे, तो यहाँ पर मानते तो वह कितना ले लेते 0, और यहाँ पर मानते तो कितना लिखते, तो कैपिटल। इंटीग्रेशन हम लोग को मालूम है, अगर x के पावर n हो, इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हो, तो x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें कोई डाउट नो सर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका। जो ही इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 2 पाई ई नॉट आर के पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, तो सर 0 से लेके आर तक, 0 से लेकर आर तक। चलिए एक स्टेप और भागते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 2 पाई ई नॉट इंटू क्या हो जाएगा, तार के पावर 3/3, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके आर तक। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 2 पाई ई नॉट इंटू अपर लिमिट, तो आर के जगह पर कैपिटल आर डालेंगे तो r³ / 3 माइनस 0 के क्यू आर की जगह पर डाल देंगे और बटे 3, तो यह टर्म 0 हो जाएगा, सिंपली यह बचेगा। तो फाई इक्वल टू कितना बचा, तो 2 पाई ई नॉट लिखना है, ई नॉट इंटू
RQ/3। तो ये हम लोग का टोटल फ्लक्स हो गया। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखे हैं क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, वेरिएबल हो तो कैसे निकलेगा, दोनों का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी को गुड बाय, धन्यवाद देखने के लिए।